नमस्कार सभी व्यूवर्स का इस वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर किसी आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भले वो सिविल सर्विसेज हो या फिर कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, बैंक, ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हर किसी एस्पिरेंट स्टूडेंट की तैयारी के दौरान ऐसे फेजेस ज़रूर आते हैं जब आपको स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पढ़ने वाला, तैयारी करने वाला हर बच्चा स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि इससे आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होने लगती है और इस पर बहुत ही निगेटिव असर पड़ता है। स्ट्रेस एंग्जाइटी होने का बस यही कारण है। इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। या तो आप जो है, आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, कि आपको फेलियर का डर है, इस वजह से आपको स्ट्रेस होता है। या फिर तैयारी अच्छी है लेकिन अच्छा परफॉर्म करने की टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, उसको लेकर के टेंशन आ जाते हैं। ये दोनों ही स्थितियाँ बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत ही ड्रेस्टिक हैं आपके लिए। और स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना हम सभी के लिए खतरनाक है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो थोड़े समय के लिए तो वो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन थोड़े समय के लिए तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, थोड़ी एंग्जाइटी लेने पर एक ऑप्टिमल लेवल पर आपकी परफॉर्मेंस पहुंचेगी। लेकिन अगर आप बहुत देर तक उस एंग्जाइटी में रहते हैं, लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, तो धीरे धीरे अल्टीमेटली क्या होगा, बाय द टाइम आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। इसीलिए स्ट्रेस को हैंडल करना, अपने एंग्जाइटी को मैनेज करना, उन चीज़ों को पहचानना और उन पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन स्थितियों का शिकार हैं तो फिर आपके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और आपका रिजल्ट इससे बेशक प्रभावित होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स, टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप अपनी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को पढ़ाई के दौरान, प्रिपरेशंस के दौरान, अपनी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की जर्नी के दौरान उसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि स्ट्रेस तो सभी को होता है, लेकिन उसको हैंडल कैसे किया जाए इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। फ्रेंड्स, अगर स्ट्रेस को दूर करना है तो सबसे पहले उसकी जड़ को समझना होगा, उन कारणों को समझना होगा कि आखिर स्ट्रेस हमें होता क्यों है। तो उसी में उसका सोल्यूशन भी छिपा हुआ है। सबसे पहले, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, आपकी चीज़ें वेल मैनेज्ड नहीं हैं, आपकी दिनचर्या मैनेज नहीं है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स मैनेज नहीं है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है लाइफ में, तो फिर आपको ऐसी सिचुएशंस आ जाते हैं कि आप स्ट्रेस में हो जाते हैं। सपोज दैट कि आप कहीं जा रहे हैं ट्रैवल में, आपने सारी चीज़ की प्लान कर ली, लेकिन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे और खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके साथ कोई घटना हो जाती है, तो फिर आपको उन डॉक्यूमेंट्स की अचानक से ज़रूरत पड़ती है, तब पैनिक सिचुएशन आ जाती है, आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, आपने सब कुछ वेल प्रिपेयर्ड हैं, आप रिविज़न भी कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी आईडी रखना भूल गए, अपना जो है कि आप एडमिट कार्ड ही आप रखना भूल गए, तो फिर जब आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचते हैं तो फिर आपको पैनिक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। इसी तरह आपने अगर बहुत अच्छी पढ़ाई की लेकिन आप एग्जामिनेशन सेंटर में टाइम से नहीं पहुंच पाए, यानी आपको देर से पहुंचने की आदत है। कहीं कहीं कुछ लोग जो है इसको आदत बना लेते हैं कि कहीं भी देर से पहुंचना या 5-10 मिनट लेट पहुंचने की टेंडेंसी होती है, तो उसको लेकर के भी आप दिक्कत में आ सकते हैं। आप अफरा तफरी की स्थिति रहेगी, आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये सब सिचुएशंस ना होने पाए, इसके लिए पहले तो खुद को आप सुलझाइए, खुद को ऑर्गेनाइज रखिए, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करिए और आपके जो टास्क हैं उनको ABCD 3-4 कैटेगरी में बांटिए और उनको प्रायोरिटाइज करिए। A कैटेगरी में उन टारगेट्स को रखिए जिनको कि आप इमिडिएटली जिन पे एक्शन लेना है, जिनको पूरा करना है तुरंत। B वाली कैटेगरी में ऐसे टारगेट्स आएंगे जिनको थोड़ा समय दिया जा सकता है, फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है या उससे ज़्यादा समय जिनको दिया जा सकता है वो C कैटेगरी में। इस तरह से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखिए और फिर उसके बाद टाइम बाउंड तरीके से आप उन चीज़ों को कंप्लीट करने पे एक्शन लीजिए। तो ये हो गया जो है कि खुद को ऑर्गेनाइज रखिए। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर आप एक कॉमन आप
सोसाइटी के मेंबर हैं, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो भी अगर लाइफ में सफल होना है तो आपको खुद को ऑर्गेनाइज रखना सीखना होगा, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, अपने टारगेट्स पे क्लियरिटी रखना, ये बहुत हेल्प करता है आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आप हमेशा ऑर्गेनाइज रहें। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एंग्जाइटी हो जाती है, तो इतना ज़्यादा वो प्रेशर में आ जाते हैं कि वो कुछ ठीक से याद भी नहीं कर पाते और बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी की स्थिति मचती है। बहुत सारे जब एग्ज़ाम को बहुत कम समय बचता है, मान लीजिए 1 हफ्ता बचा है और वो अब एनालाइज कर रहे हैं, टाइम इतना कम है, इतना सारा कोर्स बाकी है, रिवीजन करना है, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, ये हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो ज्योग्राफी छूट जाती है, ज्योग्राफी पढ़ता हूँ तो पॉलिटी छूट जाती है, पॉलिटी पढ़ता हूँ तो इकोनॉमी छूट जाती है। तो ये इतना ज़्यादा इसमें स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को कि स्ट्रेस की वजह से जो वो पढ़ते भी हैं वो भी उनको याद नहीं हो पाता, उसमें भी उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में आप दोनों सिचुएशंस को पहले आप अपने दिमाग में विजुलाइज करिए कि सबसे अच्छी सिचुएशन क्या हो सकती है, सबसे बुरी सिचुएशन क्या हो सकती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए कि एग्ज़ाम में आप फेल हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो और बुरा कुछ नहीं होगा। इसी तरह सबसे अच्छी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएंगे, आपकी टॉप रैंक आएगी, तो ये तो एक मान लीजिए बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बुरी सिचुएशन जो होगी उसके लिए भी अपने को तैयार रखना होता है, क्योंकि ये एक प्रतियोगी परीक्षा है। आप और इसमें रिलेटिव परफॉर्मेंस होती है। अगर किसी का परफॉर्मेंस आपसे अच्छा है तो निश्चित तौर से फिर वो आपसे ज़्यादा अच्छे अंक लेके आएगा या उसका सिलेक्शन आपसे पहले होगा। तो आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखिए, लाइफ की रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करिए कि कोई भी रेस है तो उसमें अंतिम रूप से अगर चयनित होना है तो उसके लिए लिमिटेड सीट्स हैं। किसी भी परीक्षा के लिए तो लिमिटेड लोग ही सेलेक्ट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले उसके पैटर्न को, उसकी डिमांड को, एग्ज़ाम में क्या डिमांड है, कितनी मेहनत लगती है, पूरा एनालिसिस करके ही उसमें अंदर घुसना चाहिए। और तो सबसे वर्स्ट सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखें। अगली बात मैं यही कहना चाहूँगी कि आफ्टर ऑल ये एक एग्ज़ाम है, आपकी लाइफ से बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। आप खुद को काबिल बनाने पे, अपनी स्किल्स को बढ़ाने में, अपने जीएस के कॉन्सेप्ट को मजबूत करने में ध्यान लगाइए। अपने टाइम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको यूटिलाइज़ करने पे कोशिश करिए। एक पिक्चर थी, उसमें बहुत अच्छा डायलॉग था कि खुद को काबिल बनाओ, कामयाबी तो झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो खुद को काबिल बनाइए और फिर धीरे धीरे आप ग्रेजुअली क्या होगा कि कामयाबी की तरफ आप अपने आप नेचुरली बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी स्किल्स पे ही काम नहीं किया, अपनी कमियों पे ही काम नहीं किया, तो फिर आप कल को खुद किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। ऐसे में क्या होगा कि अगर रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आया तो आप खुद ही रिग्रेट करने लगते हो। तो उस रिग्रेट से खुद को बचाने के लिए पहले आपको अच्छे से तैयारी कर लेना ज़रूरी है। अगला, टेंशन से बचने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए स्टेप आउट। थोड़ी देर के लिए सब कुछ बंद करके बाहर निकल जाइए, ताज़ी हवा में थोड़ी देर टहलिए, थोड़ी देर जो है बिल्कुल साइलेंट होकर के जो नेचर है, सराउंडिंग्स है, उसका साउंड सुनिए, आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करिए। कोई अगर ऐसा कोई नेचर वाला प्लेस है जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है, वहाँ पे जाइए, किसी पार्क में घास पे टहलिए, थोड़ा सा अपना मन बदलिए। उसके बाद आकर के फिर से आप पढ़ाई में लगिए। थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स देंगे तो माइंड जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जापान में, वहाँ पे जो है जो वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं उनको दोपहर के लंच के बाद 10 मिनट के पावर नैप की व्यवस्था ऑफिस में है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप 10 मिनट का पावर नैप ले लेते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम अपने एम्प्लॉइज़ को कार्य में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पर पावर नैप की व्यवस्था है। तो इसी तरीके से आप खुद को ब्रेक दीजिए, टेक अ ब्रेक, और उसके बाद जो है फिर से पढ़ाई में लग जाएं। पर इसमें भी डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। वो ब्रेक इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य से ही भटक जाएं। ब्रेक आप अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए ले रहे हैं, ना कि सारी चीज़ों को डिलीट करने के लिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला जो है, अगर आप पढ़ते पढ़ते आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, आपके मन में तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप अपना कोई फेवरेट फूड खाइए। अच्छा फूड खाने से, हेल्दी फ्रूट्स खाने से आपके बॉडी में, ऐसे आप पाइनएप्पल खाते हैं, बेरीज खाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह इस तरह के फ्रूट्स खाते हैं, या फिर आप नट्स खाते हैं,
अलसी के बीज खाते हैं, सीड्स खाते हैं, तो आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है और उससे आपको एक काम, एक रिलैक्स अनुभूति होती है। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि आप अपनी स्टडी टेबल के पास एक डिब्बे में सारे नट्स और सारे सीड्स को कॉम्बिनेशन में मिला करके रख लीजिए, और बीच बीच में जब आपका जो है आपको लगे कि स्ट्रेस हो रहा है, दिमाग में बोझ बढ़ रहा है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर के उन नट्स को खाइए, तो आपको अच्छा फील होगा। और मनपसंद खाना खाने का ये मतलब नहीं है कि आप एकदम हैवी, ऑयली और तला भुना या कैलोरी वाला फूड खाएं, क्योंकि उससे फिर आपको बिल्कुल हैवीनेस फील होगी। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, आपके ब्रेन तक उतना ज़्यादा ब्लड का सप्लाई नहीं होगा और आपको डेजीनेस या फिर आपको आलस का अनुभव होगा। अगला स्टेप जो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने में हेल्प कर सकता है वो है टॉक टू द पीपुल। आप ऐसे लोगों से बात करें जो जिनसे आप अपने मन की बात आसानी से कह सकते हैं, या जो आपको पॉजिटिव फील कराते हैं। हर किसी के पास आसपास ऐसे, या तो वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मतलब कि सोशली आप कनेक्टेड रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा दायरा इसका नहीं बढ़ाना है, लिमिटेड ही रखना है। एक आध लोग ऐसे आप अपने पास रखिए दिमाग में कि जब कभी आप डाउन फील करें, आप स्ट्रेस में अपने आप को फील करें, तो आप उनसे बात करें, कुछ अच्छी बात करें, अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। उधर से हो सकता है कुछ आपको सोल्यूशन मिल जाए, या फिर बात करते करते थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट होगा और फिर आपको रिलैक्स फील होगा। अगला जो मैं सुझाव देना चाहूँगी वो है राइट इट डाउन। कोई भी चीज़ आपको बराबर परेशान कर रही है, आप पढ़ते हैं तो लगातार आपके मन में थॉट्स आते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट होता है किसी तरफ, तो उस डाइवर्जन को, उस टेंशन को, उस स्ट्रेस को आपको नोट डाउन करना है। उसको लिखिए, आपको क्या चीज़ पढ़ाई में बाधा पहुंचा रही है। आप जब पढ़ने बैठते हैं तो बार बार आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है, वो कोई थॉट हो सकता है, कोई निगेटिव विचार हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको लिखिए। जब आप चीज़ों को लिखने लगेंगे तो वो जो दिमाग में उलझने हैं आपकी, वो अल्टीमेटली माइंड से निकलकर पेपर और पेन पे आएंगी, और फिर धीरे 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 वो इरेज हो जाएंगी। उनको निकाल करके डस्टबिन में फेंक दीजिए उस पेपर को, या फिर जो है उसको आप सामने रख के चिपका भी सकते हो अपनी स्टडी टेबल पे, ताकि आपको बार बार याद रहे कि ये सब चीज़ें आपको अपने लक्ष्य से भटका रही हैं, आपके माइंड को डाइवर्ट कर रही हैं, ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आप योगासन करिए, प्राणायाम करिए, वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर हर वक्त हर कोई प्राणायाम योगासन नहीं कर सकता है, आप कोशिश करें कि थोड़ा सा रूटीन बनाएं सुबह या शाम को योगासन प्राणायाम के लिए। खास तौर से फॉरवर्ड बेंडिंग वाली एक्सरसाइज, जिसमें आपका जो सर है वो ऐसे आगे की तरफ जाता है। उससे क्या होता है कि आपके माइंड की तरफ, आपके ब्रेन की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और आपको एक अच्छी फीलिंग, सूदिंग फीलिंग आती है और एक कामनेस फील होती है आपके ब्रेन को। लेकिन अगर आप योगासन नहीं कर सकते हैं, योगासन तो आप दिन में कुछ टाइम ही करेंगे, लेकिन अगर आपको लगातार कई घंटे पढ़ना है, 6 घंटे 8 घंटे आप लगातार पढ़ रहे हैं और दिमाग बिल्कुल भारी हो गया है, तो सब कुछ पेपर पेन बंद करके जहाँ पर आप हैं, जिस स्थिति में हैं, बस उसी स्थिति में चुपचाप शांत होकर बैठ जाइए और जस्ट क्लोज योर आइज। अपनी आंखें आपको बंद करनी है और बस आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दीजिए और उन पे फोकस डालिए कि क्या चीज़ आपके दिमाग में बार बार आ रही है। और जब इस प्रक्रिया को आप 2 मिनट 3 मिनट करेंगे तो अपने थॉट्स पे आपका कंट्रोल होने लगेगा। आप जो चीज़ आपको बार बार उलझन कर रही है उसको धीरे धीरे आप हटा पाएंगे। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो भी आप जो है इस प्रक्रिया को जारी रखिए आंखें बंद करके, और जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उन पे ध्यान केंद्रित करिए। या फिर आप अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी जो ब्रीदिंग है, आपकी जो सांस अंदर आ रही है बाहर जा रही है, आप उस पर फोकस करिए। तो जो है वो आपको हेल्प करता है, उससे आपका रेगुलेशन, आपका कंट्रोल खुद पे बढ़ता है। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो भी आप जस्ट बैठ जाएं चुपचाप और आंखें बंद कर लीजिए, और आपकी लाइफ में अब तक जो भी अच्छे मोमेंट्स रहे हों, वो कोई हंसी के मोमेंट्स, खुशी के मोमेंट्स, कोई सेलिब्रेशन का मोमेंट, किसी के साथ बिताया हुआ कोई अच्छा मोमेंट हो सकता है, कोई मेमोरीज हो सकती हैं, कोई ट्रिप की मेमोरीज हो सकती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में सोचिए कि
जो है आपने कितने अच्छे पल लाइफ में बिताए और आप आज यहाँ पर मेहनत कर रहे हो। तो मेहनत इसलिए कर रहे हो कि आगे भी आपको अच्छे मोमेंट्स लाइफ में चाहिए, अच्छे मोमेंट्स लाइफ में जीने हैं, आगे चल के लाइफ को अच्छा बनाना है। तो इसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो मेहनत आपकी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, ना कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हेल्थ से बड़ा नहीं है। सपोज़ दैट कि आप जो है आपकी तबीयत ख़राब हो गई, रात दिन सोचते सोचते कुछ ऐसा बहुत ही बैड इम्पैक्ट आपके ऊपर आने लगा, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, आप हेल्थ से भी जाओगे और एग्ज़ाम में तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होनी ही होनी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ में चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला जो सजेशन मैं आपको दूंगी वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक एक थेरेपी की तरह है, मेरे लिए तो ये थेरेपी की तरह ही काम करती है, लेकिन बहुत ही तेज़ और बहुत ही वैसा वाला आपको म्यूज़िक नहीं सुनना है। आपको कामिंग सूदिंग म्यूज़िक सुनना है, जिससे आपके माइंड पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएँ। तो कोई भी अच्छा म्यूज़िक लगा लीजिए और उसको सुनिए। अगला जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है पॉजिटिव टॉक विथ योरसेल्फ। अपने आप से सकारात्मक बातें करें। आप अपने आप से अपनी क्षमताओं पे भरोसा करें। आप दूसरे को देख करके अपना आकलन कभी मत करें, क्योंकि दूसरे एक इंडिविजुअलिस्टिक जर्नी है और हर इंडिविजुअल अपने तरीके से इसको पूरा करता है, हर इंडिविजुअल अपने तरीके से मेहनत करता है। तो आप अपने को ये नहीं रिलेट कर सकते तो अगला मेहनत कर रहा है तो रिजल्ट उसी को मिलेगा ना, आपको थोड़ी ना मिलेगा। आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट आपको मिलेगा। इसीलिए खुद को जो है कभी दूसरों से कंपेयर ना करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम समय में ज़्यादा 2 घंटे में 4 घंटे के बराबर पढ़ाई कर लेते हैं, और कुछ बच्चे जो है 6 घंटे में 2 घंटे के बराबर की भी पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ये आपको देखना है कि आप कितना समय दे करके आपकी एजुकेशन, आपकी स्टडी टाइम में प्रोडक्टिविटी आपकी कितनी है। दूसरे को दे करके कभी अपनी परफॉर्मेंस का आकलन आपको नहीं लगाना चाहिए। और आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठे, अपने आप से ये सवाल करें, एक ऐसा इमेजिनेशन आप अपने आप से सवाल करें, एक ऐसा इमेजिनेशन आप करें कि अगर आप सफल हो गए तो आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या क्या घटनाएं होंगी, क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे आपके ऊपर, क्या क्या सकारात्मक चीज़ें होंगी। तो उससे भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, कुछ करने की एनर्जी मिलती है। फाइंड योर प्रोडक्टिव टाइम। हम सब दिन के अलग अलग हिस्से में हर व्यक्ति इंडिविजुअलिस्टिक होता है और हर व्यक्ति दिन के अलग अलग हिस्से में प्रोडक्टिव होता है। लोगों को सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके पढ़ना पसंद होता है, जबकि कुछ लोगों को लेट नाइट स्टडी पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोग इवनिंग टाइम में पढ़ते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपका प्रोडक्टिव टाइम क्या है। और ज़्यादातर दोपहर के टाइम पे लोगों को जो है उतना पढ़ाई करना पसंद नहीं होता है, मैक्सिमम ऐसा देखा जाता है। तो जिस टाइम पे आप एजुकेशन को लेकर प्रोडक्टिव नहीं है, उस टाइम पे अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करिए अपनी हॉबीज़ की तरफ। अच्छा म्यूज़िक सुनिए, कोई पेंटिंग आप करनी है, कोई स्टोरी वगैरह आपको सुननी है। आजकल तो बहुत सारी ऑडियो बुक्स आती हैं, आप इंस्पिरेशनल वीडियोज़ देख सकते हैं। उस टाइम पे कोई ऐसा अच्छा ऑडियो बुक है जो आपको इंस्पिरेशन दे सकता है, एनर्जी दे सकता है, तो आप उसको सुनिए। और ऐसे करके आप अपने दिनचर्या को आप मॉनिटर करते रहिए। तो ये कुछ टिप्स थे जिनको अपना करके आप भी अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रेस सभी को होता है, लेकिन उसका मैनेजमेंट ना कर पाना, उसको हैंडल करना ना आना, ये एक प्रॉब्लम है, ना कि स्ट्रेस एक प्रॉब्लम है। तो आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।